8 सितंबर 2006 मालेगांव, महाराष्ट्र। जुम्मे की नमाज के कुछ ही मिनट बाद मस्जिद के बाहर धमाके गूंजे। 31 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। शहर में डर, सन्नाटे और सवालों का तूफान था। फिर 29 सितंबर 2008 वही शहर, फिर से एक धमाका। इस बार बाइक में लगाया गया बम फटा, 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। जांच ने कई मोड़ लिए। पहले मुस्लिम युवकों पर शक, फिर दिशा बदली और आरोप लगे हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों पर। इन्हीं नामों में एक नाम था श्याम साहू, जो कि इंदौर से था। सालों की जांच, अदालत और राजनीति, लेकिन हम सुनेंगे सच्चाई उन्हीं की जुबानी। क्या हुआ था और वो क्या सच था जो कागजों से परे था। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? आप मेरे शो में नहीं आया हूँ, मैं आपके घर आया हूँ। ये तो बिल्कुल सही बात है, आप घर आए। आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल। हाँ, हिमाचल। अच्छा नाम नाम है। बहुत अच्छा है। अच्छा नाम है। नाम बहुत अच्छा है। और जैसे ऐसा लगता ना कि हिमाचल में जाके उन वादियों में एक आनंद सा आता है, ठंडक सी आती है। तो आपकी उपस्थिति में भी ऐसा ही एहसास होता है कि बहुत सच में हिमाचल में आ गए उस प्राकृतिक बहुत आपका आशीर्वाद है। तो धन्यवाद और हिमाचल जी आपका। अंकल, आप आए मेरे यहाँ, मालेगांव स्वागत बम है। ब्लास्ट हुआ कैसे था? देखो, ये मालेगांव बम ब्लास्ट कैसे हुआ था ये तो मैं भी नहीं बता सकता। ब्लास्ट करने वाले बता सकते हैं। हाँ। तो उसका सही तरह से मैं तो कुछ बखान कर ही नहीं सकता कैसे हुआ था। पर पुलिस ने जो चार्जशीट बताई, पुलिस ने कि जो स्टेट सरकार की जो चार्जशीट दाखिल की गई, हाँ। उसके हिसाब से पूरा जग जाहिर है, सभी को मालूम पड़ता है कैसे हुआ था। एक मालेगांव में कोई एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कोई ब्लास्ट हुआ था। बाइक पे हुआ था वो। बाइक पे ब्लास्ट हुआ था। और सूत्रों के हिसाब से ये बताया जा रहा था कि वो जो बाइक थी, वो जो मुख्य आरोपी जो थे उनमें से एक जो लेडीज थी, हाँ, वो उनकी थी। चार्जशीट के हिसाब से पुलिस के, एटीएस के, एनआईए के जो आरोप के हिसाब से प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, जो हमारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, साध्वी, उनकी बाइक बताई गई थी। अच्छा, इसमें टोटल जो थे वो 14 आरोपी थे। हाँ, टोटल 14 आरोपी। तो 14 जो लोग थे उनमें से आपका नाम कैसे आ गया? अब देखिए, ये नाम तो कुछ लोग इंदौर से कनेक्टेड आरोपी माने गए थे। और चार्जशीट में प्रज्ञा दीदी का भी संपर्क मध्य प्रदेश इंदौर से था। एबीवीपी की वो भी कार्यकर्ता थी। इसमें 2 फरार आरोपी बताए गए, जो अभी भी फरार है। हाँ, अभी भी फरार है। वो भी इंदौर से संबंधित थे, मैं भी इंदौर से संबंधित था। एक फरार आरोपी के साथ मेरे कारोबारी रिश्ते थे, राम जी के साथ। मूल तो ये बात थी, पर इसके बाद भी अभी क्यों उनकी दृष्टि में उनको क्यों लगा, जांच एजेंसियों को किसी से ओत प्रोतों के साथ उनने मेरा नाम ऐड कर दिया होगा, जोड़ दिया, मान लिया, पर ऐसा कोई था नहीं। तो जब नाम ऐड हुआ उसके बाद क्या हुआ था? नहीं, आप कहाँ पे थे? नाम तो बहुत बाद में ऐड हुआ, 5-7 दिन बाद ऐड करा इनने। मेरे को यहाँ से पहले इंदौर आए हो, इंदौर से मुझे एज ए किडनैप करके गिरफ्तार करके ले गए। किडनैप कैसे कर दिया? हम उसको किडनैप ऐसे कहेंगे कि सीआरपीसी और आईपीसी कानून के तहत, आईपीसी कानून के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या पूछताछ करना, तो उसको एक सम्मन दिया जाता है, सम्मन के निमित्त बुलाया जाता है। तो बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है। जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस पाए जाते हैं तो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मेरे खिलाफ तो कोई ऐसे एविडेंस स्टार्टिंग शुरुआत में थे नहीं। मेरे को कोई सम्मन दिया नहीं। जब मुझे सम्मन नहीं दिया गया, और तो मुझे गिरफ्तार करने का भी सवाल नहीं उठता, या मुझे पूछताछ के लिए भी नहीं बुला सकते। मैं मेरे घर से निकल के मैं मेरे संस्थान जा रहा था, बीच में एक जीप, 2 जीपें आती है, मेरी गाड़ी के आगे जीप अड़ा देते हैं। 8-10-12 जने उसमें से निकलते हैं। ये इंदौर की बात है? हाँ, इंदौर की बात किस है। जगह की? कंचनबाग की बात है। अच्छा। कंचनबाग जैन मंदिर के
थोड़े देर पहले। अंकल जैसे कि आप जब कंचन बाग में थे और आपको पुलिस वालों ने अपनी कार में डाल लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो वही जैसे मैं बता रहा था कि आईपीसी के तहत एक ये प्रक्रिया नहीं थी कि इस तरीके से किसी को उठाया जाए। कानूनन प्रक्रिया ऐसी नहीं है। मतलब कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंसान को बिना कानूनन कार्रवाई के उठा के ले जाए। हाँ। किसी क्या भी गिरफ्तार करना है, पूछताछ करना है, तो या तो गिरफ्तार करने के लिए सीधे सीधे गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए, और यदि किसी को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो उसके लिए सम्मन्स पहले उसको जारी करना चाहिए कि फलाना फलाना तारीख को इतनी बजे आपको यहाँ पर उपस्थित होके जवाब देना है। ये प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ से उठा ले जाते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं और मोबाइल को छीन लेते हैं, तो ये क्या है? अपहरण है ये। हाँ, अपहरण ही है, अपहरण है, किडनैप ही एक तरह से ये। और ले जाके फिर साथ घर वालों को फोन पे चालू रखता है, उठाते बोल, हमको डरा के धमका के ये कहा जाता है घर वालों को ऐसा कुछ मत बोलना, फोन आ जाए तो कहना मैं नॉर्मल हूँ, आता हूँ। अच्छा, आपको डरा धमका के ये बोला गया कि फोन जब घर वालों ने लगाया तो बोला कि ये बोलो कि आप सब ठीक है, आप घर जाने वाले हो? मैं आता हूँ। फिर आपको यहाँ से उठा के चलेगा कि हमने उठा रखा है, हमने पकड़ रखा है, हम ये कर रहे हैं, और यदि तुम बताओगे तो तुम्हारे साथ और ज्यादती कर देंगे हम। बहुत खतरनाक लोग हैं, फलाने पुलिस के हैं, महाराष्ट्र पुलिस के हैं, ऐसा ऐसा। तो ये सब चीज दहशत में हम बता भी नहीं पा रहे थे घर वालों को कि हम कहाँ हैं। बार बार यही कहना पड़ रहा था, आधे घंटे में आते, 15 मिनट में आते, 1 घंटे में आते। ऐसे करते करते रात की 1 बजा दी। इंदौर में ही थे जब आप? हाँ, तब तक इंदौर में रखे रहेंगे। फोन कच लेके चले गए कि रेस्ट हाउस के अंदर वहां रहे। और रात को 12-1 बजे तक घर वाले भी परेशान होते रहे, विचलित होते रहे। इंदौर थानों में फलानों में गए, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इससे ये भान हुआ, मुझे अब भान होता है कि उस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस को भी मालूम था कि महाराष्ट्र पुलिस ने इनको उठा रखा है। अच्छा, नहीं तो तुरंत मध्य प्रदेश पुलिस को एक्शन लेना था। जब मेरे परिजन बार बार उनसे कह रहे थे कि कोई व्यक्ति यहाँ से उठा किडनैप करके घेर घार के ले गए, तो पुलिस को एक्शन में आना था। पर वो कोई एक्शन नहीं लिया। उसका अर्थ था, मेरे को ऐसा लगता है इनको भी जानकारी में भान में आ गया होगा। मतलब वहां से कांटेक्ट करके, और ये तो प्लान था। पुलिस ने भी गलत करा था कि उस वक्त इस प्रोसीजर के तहत मुझे सौंपा गया, जो कि ये प्रोसीजर था ही नहीं सौंपने का। उसके बाद में यहाँ इंदौर आपको कितने टाइम रखा था? इंदौर रात को 1 बजे तक रखा। उसके बाद 1 बजे बाद एक गाड़ी और आती है, बहुत सारी इनकी गाड़ियां थी, मेरे को उतार के दूसरी एक और गाड़ी में बिठाया जाता है। तो उसमें मुझे 3 लड़के और मिलते हैं जो इंदौर के थे। आप जानते थे उस समय उन्हें? हाँ, उसमें से मैं 2 को जानता था, 1 को नहीं जानता था। अच्छा, जिनको जानते थे वो कौन थे? तो 1 को जिनको जानता था, एक तो जो फरार है रामजी कलसंगरा, उनका सगा भाई, और एक उनकी मौसी का लड़का था। तो अब ये इनकी एंट्री कैसे होगी? तो ये जब हम वहां गाड़ियों के अंदर बात हुई, उस वक्त गाड़ी में डाल के हमको सीधे नासिक मुंबई ले जाया जा रहा था। अच्छा, उस दरमियान बात हुई, पूछा तुम कैसे, तो वो मेरे और 2 दिन पहले से इसी प्रोसीजर इसी तरीके से उनको गिरफ्तार करके पकड़ के एक होटल में बंद करके रखा था। होटल में बंद करके रखा? पुलिस कौन थी? एटीएस थी क्या? महाराष्ट्र एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हाँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र की थी। तो सेम प्रोसीजर के अंदर उन तीनों को, किसी को 3 दिन पहले से रख रखा था, किसी को 2 दिन पहले से रख रखा था। एक धर्मेंद्र बैरागी को सबसे पहले रखा हुआ था, फिर वो उसके राम जी का भाई शिव नारायण कलसंगरा को उठाया 15 तारीख के आसपास। 15 के दिन ही शायद, मुझे लगता है 15 या 16 को दिन नहार को उठाया, और 18 अक्टूबर 2008 को मुझे दिन सुबह 10 बजे ने उठा लिया गया। फिर आपके घर वालों को कब पता चला कि घर वालों को आधे घंटे बाद ही पता लग गया था, क्योंकि जिस स्थान से मुझे एज ए किडनैप करके उठाया गया था, वहां पर मेरी उनसे हाथापाई हुई थी। अच्छा। वो मेरे से जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के बोल रहे थे, मैंने नहीं बैठा। मैं, क्योंकि मैं कानून को भी समझता था, प्रक्रिया को भी समझता था, और अपने आप में थोड़ा सा बड़े बोल तो मेरे लिए नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसा करता था। तो मैं लड़ लिया उनसे, भिड़ लिया, नहीं मेरा घर पास में, मेरा ऑफिस पास में, आप चलिए, मुझे बताइए मेरी गलती क्या है। गलती नहीं, मेरे आप जो पूछताछ करना है
अरे हमको पूछताछ करना है तो मेरे जो भी पूछताछ करना है मेरा ऑफिस में चल के बैठ के कर लो, मेरा पास में शोरूम है वहां बैठ जाते हैं, मेरा घर पास में वहां बैठ के कर लेते हैं, या आप मुझे नोटिस दो मैं वहां आ जाऊंगा पूछताछ के लिए आपको जवाब देने के लिए। आप नियमों का पालन कीजिए, तो वो नियमों का पालन करना नहीं चाहते थे तो मैंने विरोध किया तो हाथापाई हुई तो जितने भी आसपास के लोग थे एक व्यक्ति तो देखने में आ गया, उसमें कुछ मेरे परिचित लोगों ने देख लिया तो उन्हें तुरंत मेरे घर पे खबर कर दी कि श्याम भैया को वहां पर फला जगह पर कोई कुछ लोग गुंडे तत्वों के दिख रहे हैं, सकल सूरत से आले पीले काले दिख रहे थे, वो उठा के जीप में डाल के ले गए। आपको लगता है कि इस चीज में कोई राजनीति से रिलेटेड कुछ लोग जुड़े होंगे या कुछ लोग जुड़े थे? नहीं, पहले तो उस वक्त तक तो नहीं लग रहा था, उस वक्त तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब ये केस रजिस्टर्ड कर दिया गया, जब पता लगा है मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए पूछताछ के लिए कर रहे और मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी बना दिया गया, तब और भी जो लोग वो आरोपियों को लेके आए गए लोगों को, तब ऐसा लगा कि ये सब राजनीतिक ओतप्रोत कार्रवाई है। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, और ये जो घटनाक्रम मालेगांव जो ब्लास्ट है वो महाराष्ट्र जो रिडक्शन मतलब नासिक जो रिडक्शन में आता है महाराष्ट्र का ही था, इसलिए पुलिस महाराष्ट्र की थी, जो एटीएस महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र एटीएस ही था, तो सरकार से वो था वो। तो जब आपको यहाँ से वहां लेके गए उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या प्रोसीजर करा, आपके साथ में क्या क्या चीजें? शुरू में तो वहां भी अनिति करी भाई, जब यहाँ से लेके गए, लेके जाने के बाद या तो उनको हमारे खिलाफ कोई एविडेंस था तो सीधे गिरफ्तारी बताना थी, सीधे गिरफ्तारी बता के, क्योंकि हमारा फिर कानून न्याय एक और चीज कहता है कि किसी को गिरफ्तार कर लो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना रहता है गिरफ्तार होते हुए, हमारा कानून है भारत का। तो उस कानून का पालन फिर नहीं करा उन्हें, जैसे यहाँ इंदौर में नहीं करा, वहां भी नहीं करा। वहां तो उनके एरिया वहां ले जाके उन्हें जैसे जो रास्ते पर लेते गए मारा पीटी करना, धमकी देना, डराना, दहशत में रखना, वो तो प्रक्रिया। मारा भी था उसको? हाँ, मारा भी था, बहुत मारते थे, तो बहुत अनशन प्रताड़नाएं देते थे। तो रास्ते में तो कम अनशन प्रताड़नाएं नहीं, जैसा आपने हिमाचल जी मेरे से प्रश्न करा कि वहां ले जाके क्या करा, तो वहां ले जाकर सीधे हमें मुंबई के जो पहले तो नासिक आधे 1 घंटे के लिए रुके, वहां पर एटीएस का कार्यालय है नासिक का, वो किस जगह था तो मालूम नहीं, गाड़ी के अंदर वहां रुके। उसके बाद सीधे मुंबई लेके गए, मुंबई में हेड ऑफिस है एटीएस का, नागपाड़ा ले गए, नागपाड़ा थोड़ी देर रुके, उसके बाद लेके सीधे आ गए दादर के अंदर एक काला चौकी करके एटीएस का चौकी है, वहां ले गए। वहां पे क्या हुआ? वहां बस मारना पीटना 2-3 दिन तक लगातार ये चलता रहा। 18 तारीख को यहाँ से लेके चले, 19 को पहुंचे हम, 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन तक वहां पर रोज प्रताड़ना देना, दिन भर प्रताड़ना देना, रात में देना, रात भर सोने नहीं देना, मारना पीटना ये जारी रहता। तो जो इनकी टार्चरिंग बहुत पीड़ादायक होती थी। टॉर्चर कैसे करते थे? टॉर्चर मतलब टार्चर का इनका एक तो बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, क्योंकि टार्चर से यदि कोई पुलिस को क्या, फिर यहाँ कानून की बात करता हूँ मैं, फिर एक कानून की बात करता हूँ मैं, हमारा सीआरपीसी कहता है किसी भी आरोपी से, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए बल और छल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मारा पीटी गाली गुप्ता ये नहीं कर सकते। तो वहां बहुत तरह से मारना और यह कहना कि आप अपने मन माफिक बयान दे दो या आप स्वीकार कर लो, मतलब हम जो बता रहे, हम जो कहानी लिखी है उस कहानी को आप अक्षर था पालन कर दो। सत्य क्या है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, घटना घटित हुई होगी, मैं डिनाई नहीं करता, पर जो घटना जिनने घटित करी गई आपका कार्य की सही प्रकार से जांच करके जो दोषी लोग हैं
उनको आरोपी बनाना चाहिए। अब तुम उनको आरोपी ना बनाते हो, जिस किसी को लिया है तो उससे जबरदस्ती मार के पीट कर प्रताड़ना देकर आप करो कि ये चीज हम जो बता रहे हैं आप वो बोल दो, हम जिनका नाम बता रहे ये नाम बता दो। नहीं तो तुम्हारे मन में भी आता हो तो नाम पर होना चाहिए, टाप लिया अगर हिंदुत्व पे जो बात काम करते हैं, हिंदू से रिलेटेड है। तो जब आप एटीएस का जो ऑफिस था जहाँ पे आपको मारा गया था, हम्म। उसके बाद में फिर क्या कानूनन कार्रवाई हुई? नहीं, कानूनन कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई ना, सब अनऑफिशियली चल रहा था सब। हाँ, कानूनन कार्रवाई एक भी नहीं हुई। उसमें सब क्या क्या उसको कानून के उल्लंघन वाली कार्रवाई हुई। कानूनों का पूरा पूरा उल्लंघन करा गया, नियमों का पूरा पूरा उल्लंघन कर वो कार्रवाई। जैसे मारना ये उल्लंघन है, गाली बकना उल्लंघन है, अनऑफिशियली रखना उल्लंघन है, विदाउट जज के विदाउट गिरफ्तारी के मुझे रखना उल्लंघन है। नियम इतना था कि आप सुबह किसी से पूछताछ करना तो सुबह बुलाओ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे शाम होने के पहले उसको छोड़ दो, ये नियम है। पर आप हमें छोड़ते ही नहीं थे, यहीं से उठा के ले गए थे। पर फिर भी क्या करते थे, उसको नियमों में दिखाते थे। वहां का जो रोजनामचा होता है थाने का, क्या करते थे, रोजनामचे के अंदर बहुत सारे, एक तो ब्लैंक पेपरों पे हमसे साइन करा चुके थे। अच्छा। बहुत सारे पेपरों पे इसलिए करा लेते थे, कभी भी कुछ भी लिखना है तो लिख के बता देंगे। हो सकता है मानव अधिकार वाले आ जाए, हो सकता है इनके परिजन कोई आ जाए, कोई वकील को लेके आ जाए, किसी मीडिया को लेके आ जाए, तो हमारा फॉल्ट ना दिखे तो हम बता दें कि ये कागज है साहब, इसका साइन किया हुआ, इसने ये दिया और निकाल दिया। आपको न्यूज वालों की तरफ से सपोर्ट दिखा या आपके खिलाफ गलत चीज फैलाई गई, ये तो आपको जेल में आके पता चला। हाँ, तो क्या चीज आपको दिखी उस समय? जेल में पता लगा, एवं जेल के अलावा लोगों से पता लगा। कैसे जेल में लोगों से कैसे पता लग गया? जेलों में मतलब वो जैसे कि न्यूज जो चल रही थी हमारे खिलाफ चल रही थी, और खिलाफ चल रही थी तो मीडिया जो है ना, जबकि मीडिया का दायित्व तो मेरे दृष्टि से ये होता है कि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। मीडिया का काम है सच को खोज करके प्रस्तुत करना, सच्चाई बताना। आपके केस में क्या हो रहा था? तो वो सच्चाई नहीं बता रही थी, वो सिर्फ पुलिस की प्रतिनिधि का काम कर रही थी। जो ये स्टेटमेंट देते थे वो बता देते थे, ये झूठ बोल रहे तो ये भी झूठ बोल देते थे। सच खोज के नहीं लाती थी मीडिया। अचरा कचरा न्यूज, इससे उठाया उससे उठाया और चेप देना। उस समय का हम न्यूज उठा के देखो तो कभी किसके खिलाफ क्या लिख रही, कभी किसको को चोर बता रही, कभी किसी को बाइक रखना बता रही, कभी किसी के ऊपर हार्ड का बता रही, क्या है। और जांच कंप्लीट भी नहीं हुई है। हम तो अभी भी देखते हैं ना मीडिया करती क्या है। मीडिया बहुत भ्रमित करती है, कोई सी भी हो। हाँ, अधिकतर भ्रमित करती है। आपको सच जानना हो तो एक कोई जो घटना आंखों से घटना देखी हुई है उसकी न्यूज पढ़ के देख लो या न्यूज सुन के देख लो, जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हाँ, देखिए आपने कभी? हाँ, कुछ नहीं, कुछ घटना अगर मेरे सामने हुई है, अगर मैं सुनने जा रहा हूँ तो वो कुछ और ही हो रहा है। हाँ, कहीं की भी, भले आज जो एक्सीडेंटल घटना हो, मर्डर की घटना हो, या तो मीडिया का क्या हाल है, भगवान जाने टीआरपी बढ़ाने के लिए लीपापोती करके आपको ऐसा लगता लिट्टी है, लगा के पेश कर देना। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स जो होता है उसमें मीडिया भी पॉलिटिक्स जो रहती है वो खरीद लेती है? हाँ, होता है। कैसे? क्या होता है, आज के देश की जो मीडिया है ये वो वाली मीडिया नहीं रही, साफ सुथरी मीडिया नहीं रही। ये खुद बिजनेसमैन हो गए। ये मीडिया का कायदे से सही दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य, पहले के साहित्य के अंदर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देशभक्ति के लिए आती थी। अब व्यापार करने आ रही है। जब व्यापार आ जाता है वहां स्वार्थ आ जाता है। हाँ, जहां व्यापार है वहां स्वार्थ है। स्वार्थ। वो स्वार्थ पूरा हल करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। तो जब स्वार्थ है तो स्वार्थ का तात्पर्य अर्थ लाभ कमाना, लाभ का, तो लाभ और अर्थ कहां से मिलेगा? सरकार से। सीधी सी बात। या तो सरकार से मिलेगा या सरकार का कोई विरोधी से मिलेगा। यदि कोई विरोधी पावरफुल हो गया, विरोधी कुछ देगा तो उसका फेवर ले लेगी, वो दे देगा तो उसका फेवर। जबकि मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए।
मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छा, अब हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मीडिया प्योर वैसी बन जाए तो उसका मीडिया का, पेपर का, न्यूज का खर्चा ही नहीं निकलेगा। हाँ, मैं भी समझता हूँ इस चीज को, देख रहा हूँ। यदि वो प्योर यदि बिजनेस व्यू से हटकर पूर्ण तरह समाज सेवा करने लग जाएगी तो खुद का घर चला लेगी, सही होगा। तनख्वाही नहीं दे पाएगी, कार्यालय का खर्चा नहीं निकाल पाएगी, प्रतियां नहीं बेच पाएगी। तो जैसा हिमाचल जी आपने कहा है, क्या मीडिया सरकार के लिए करती है तो करती है, उसका मूल सारांश ये है कि करती तो है। अब उस समय आपका जो केस था मालेगांव बम ब्लास्ट, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करा जा रहा था बॉम्बे बम ब्लास्ट से, जो कि ताज होटल में हुआ था। हाँ, क्योंकि जस्ट ये ब्लास्ट 2008 मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ था, इसके और हम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें उस ब्लास्ट को हिंदू एंगल से षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू आतंकवाद बनाने के लिए, हिंदू को भगवा को बदनाम करने के लिए, भगवा टेररिज्म पैदा करने के लिए जो उस चीज को गढ़ दिया गया था, तो उसके निमित्त ये एक केस तो लगाया। तुरंत गिरफ्तारी वगैरह होने के बाद ही, क्योंकि ये प्रक्रिया 3 नवंबर एक तरह से देखा जाए तो 22 ऑफिशियली गिरफ्तारी 22 अक्टूबर की हुई थी। 22 अक्टूबर से लगा के 2000 और जो 26/11 हुआ था, 26 नवंबर को हुआ था। एक महीने का सीधे सीधे एक महीने। इस बीच में जितने भी लोगों को इनको गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार कर चुके थे। लास्ट गिरफ्तारी कर्नल या शंकराचार्य, उसकी दयानंद, अपने स्वामी शंकराचार्य की, सरस्वती दयानंद, उनका फुल नाम है सुधाकर धर द्विवेदी, उनकी लास्ट गिरफ्तारी थी 11-12 नवंबर की रही होगी। उसके बाद सब तो वो उनको भी जेल 20-22 नवंबर को भेजा होगा। तो एक महीने बाद ये घटना घटित हो जाती है 26/11। हाँ, मात्र एक महीने बाद। तो इसलिए इन्हें ये प्लान करा होगा या ये सोचना था इनका कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया करी, हिंदू लोगों को गिरफ्तार करा, हिंदू आतंकवादियों को गिरफ्तार करा, तो इनके लोगों ने ये 26 उसके विरोध स्वरूप 26/11 और षड्यंत्र पूरा वैसे ही बनाया था जो 10 आतंकवादी ने प्रवेश करा था भारत के अंदर, मुंबई के अंदर। सबों ने कलेवा पहन रखा था, सबके पास आईडी हिंदू आईडी थी। ऐसा पूरा इनकी जांच में आया। वो तो एक अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा था तो ये पर्दा, ये राज रह जाता। और ये लोग आप लोगों को इस केस में वो डाल उस वक्त भी, क्योंकि हम लोग उस वक्त योग से अर्थर रोड जेल में थे मुंबई के, उसके पीछे भी एक कहानी, अर्थर रोड जेल क्यों आ गए हम, जबकि केस कहाँ का है, नासिक का, मालेगांव का। हाँ। मालेगांव का जुरिडिक्शन है नासिक, नासिक में चलनी चाहिए हमारा केस, फिर मुंबई हमको क्यों ले आए, ये उसके पीछे कहानी। क्योंकि ये हम लोगों ने, महाराष्ट्र का ने हम पे मकोका लगा दिया, मकोका एक, जबकि मकोका लगता नहीं, हम पे बनता नहीं है। किसी भी आरोपी पे मकोका नहीं बनता। यहाँ भी फिर एक उल्लंघन करा कानून का। मकोका क्राइम, जो सिंडिकेट ऑर्गेनाइज क्राइम है, मकोका का फुल फॉर्म जो गैंगस्टरों के लिए बना था, जैसे टाडा बना था जो संजय दत्त के ऊपर लगी थी। हाँ, टाडा बना था, वो भी आतंकवादी गतिविधि या उनके लिए बना था, पर उसमें भी कुछ खामियां थी, अव्यवहारिक था, इसलिए वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसको निरस्त करना पड़ा। तो उसके एवज में ये मकोका बना के लाए, मकोका एक्ट। अब मकोका एक्ट में हम लोगों को गिरफ्तार किया, मकोका लगाया गया, हम पे सीआरपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, पर मकोका के सिम्टम्स क्रिएट करें, क्योंकि मकोका के लिए कितना प्रॉपर एविडेंस और सब चीजें होना चाहिए। एविडेंस के अलावा मकोका एक्ट किस पे लगता है, उसके सीधा बहुत स्पष्ट खुलासा है कि जिसके जितने भी आरोपी, उन आरोपियों में से किसी एक पर पिछले 7 साल या 10 साल के अंदर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ऐसे 2 क्राइम होना चाहिए जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा हो। अच्छा, तो मकोका लगता नहीं, तो आप मकोका नहीं लगा सकते।
तो आप में से किसी पे किसी पे भी नहीं किसी था। पे भी नहीं था, फिर भी मकोका लगा दी। नहीं तो कराना ने फैब्रिकेट था, किसी पे नहीं। हाँ। तो मकोका स्वीकृत कौन करेगा, कैसे करेगा? जो भी सरकार को करना है या डीजी को, पुलिस जो हेड है महाराष्ट्र की पुलिस है हेड, उसको करना होगा, या परमवीर को, जिस किसी को भी गृह मंत्रालय को करना होगा, जो अलाउ करेगी कि हाँ मकोका बनता है इन पे अनुसंधान में। अथॉरिटी साइन मकोका लगाने तो वो था ही नहीं। तो उनने सबसे पहले इस केस में एक आरोपी राकेश धावड़े, राकेश धावड़े को जबरदस्ती 2 केस में उलझाया, जबकि ऑलरेडी इसमें पहला आरोपी किसमें है? वो मालेगांव में बना चुके हो, ऑफिशियली गिरफ्तारी कर चुके हो। अब एक परभणी जालना कहीं दूर महाराष्ट्र का एक एरिया है, वहां भी छोटा मोटा वो जो हथगोला का बम ब्लास्ट हुआ था, और वहां पर केस में सब ज्ञात हो चुका था, आरोपी पकड़ा चुके थे, ट्रायल चल चुका था या खत्म हो गया। बिना वजह के वहां पर उस जगह पे राकेश धावड़े का बोला कि इसके अंदर इसकी जांच करना, और वहां आरोपी बनाया। कब, किस बिटवीन? जब आप मालेगांव 2008 के अंदर आरोपी हो, मुझे मान लो मुझे बंद कर चुके हो, बंद हो, मुझे कर दिया, और दूसरे केस के अंदर ले जाके जेल से मुझे ले जा रहा हूँ और वहां आरोपी बना रहा हूँ, जबकि वहां मैं कोई वो भी नहीं हूँ कि चलो मेरा नाम लेना देना ही नहीं है, मेरा नहीं, एफआईआर में नाम होता, चार्जशीट में नाम होता और मैं फरार होता तो भी समझ में आता कि जिस समय चार्जशीट फाइल हुई थी उस वक्त मेरा नाम उसके अंदर है और मैं आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ या मिला नहीं हूँ, तो समझ में आता है कि मुझे तुम गिरफ्तार कर सकते हो। चार्जशीट में नाम ही नहीं वहां पर, कहाँ? परभणी और जालना में। उन दोनों में पुलिस ने लेके गए, एफआईआर बनवाई, नई सप्लीमेंट्री और आरोपी बनाया। अब भैया आप 10 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा हो गया ना इस पर 2 केस है, मकोका लग गई, मकोका लगा दिया। अब मकोका लगाते से 22 तारीख को 17 नवंबर को हम पे मकोका लगा, 17 या 18 को, 21 या 22 तारीख को हमारा को सब नासिक जेल में हम सब थे, सबको ट्रांसफर करके ले आते अर्थर रोड जेल में, लेके फिर तो हम 23 नवंबर के आसपास अर्थर रोड जेल पहुंचते हैं। 3 दिन बाद 26/11 होती है उसको। उस समय तो भी लिखी गई, उस वक्त हम अंडा सेल में थे, हमको अंडा सेल में रखे गया था। अंडा सेल के अंदर क्या होता है, जितने भी हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं वो रहते हैं, हाई सिक्योर सेल होता है जिनके ऊपर ज्यादा बड़ा जुर्म है। तो जैसे अरुण गवली डैडी जी वो थे, दाऊद के आदमी थे, छोटा राजन के आदमी थे, संतोष शेट्टी के आदमी थे, भरत नेपाली के थे, कुछ और भी थे, अलग अलग गैंगस्टर के जो नाम चीन बड़े बड़े। तो आंटी जब अंकल को जेल हुई थी उस समय घर के हालात क्या थे? सबसे पहले तो हमें मालूम ही नहीं चला कि ये जेल जाना है। किडनैप किया था जैसे पुलिस ने खुद ने उनको, और यहाँ से ले जाने के बाद वो कहाँ ले गए, कितना घुमाया, तो हमको खुद को विश्वास नहीं होता था कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस खुद किडनैप कर रही है या कौन ने किया है, ये बात। उस समय घर के हालात क्या थे? उस समय तो मैं एक हाउसवाइफ थी, बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, तो बच्चों को भी संभालना। टोटल कितने बच्चे? 3 बेटे हैं। 3 बेटे जी। तो सबसे बड़े वाले उस समय कौन सी एज में थे? सबसे बड़ा बेटा 10 साल का था, और उसके बाद बीच वाला 6 साल का, और छोटा वाला 2 साल का। पब्लिक की तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स? पब्लिक की तरफ से तो बहुत, मतलब सबसे पहले तो मोहल्ला पड़ोस होता है, जो सामने आमने वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे ये कुछ तो किया होगा, पुलिस क्यों लेके गई। बाद में जैसे ही मालूम पड़ा कि पुलिस लेके गई है या केस में है, जब न्यूज में आना चालू करा, तो उन लोग को ये लगा कि पता नहीं ये कुछ अपराधी किस्म के लोग होंगे। फिर बिहेवियर तो अपने आप चेंज हो ही जाता है, फिर लोगों का पारिवारिक स्थिति, और बच्चों को भी बेचारों को सुनना पड़ता, क्यों तेरे पापा कहाँ गए हैं, मेरे को भी सुनना पड़ा कि भाई कुछ तो किया होगा, भाई कहाँ है क्या है, पूछते लोग पर ताने जैसे देते थे। और आपके भी फ्रेंड सर्कल होगा, कुछ लेडीज होगा जिसमें बात होती थी कभी? हाँ, बात होती थी, पर वही महिलाएं तो वही बिहेवियर, मतलब थोड़ा सा मतलब बोल दिया फिर ठीक है, हाँ समझा दिया लोगों को, पर धीरे धीरे फिर समझ में आया था कि हाँ ये हिंदुत्व के लिए खड़े हुए हैं। या जब कैलाश जी घर आए थे उस समय लगा था लोगों को कि थोड़ा कैलाश विजयवर्गीय खुद घर आए हैं, और पुलिस में फिर उन्होंने जब क्लियर किया कि ये हमारे
20 साल पुराना कार्यकर्ता है, मतलब आज 40-50 साल हो गए उनको काम करते, मतलब हमारा 10-15 साल से ही जुड़ा कार्यकर्ता है संघ से। हाँ। तो मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। उस समय जब कैलाश विजयवर्गीय जी आपके घर आए थे, तो उस समय एक न्यूज भी छाप दी थी शायद न्यूज वालों ने, न्यूज चली थी ना जिसमें बहुत बराबर। मतलब ऐसा बोला गया था कि मतलब आरोपी से मिलने आया कोई, ऐसा करके कुछ ऐसा न्यूज भी चला दी थी लोगों ने। ऐसी चली होगी, बाकी आरोपी से मिलने आए पर उन्होंने तो अपना वो हाँ फेवर लिया था और हाँ। उसके बाद ही थोड़ा सा लोगों के बिहेवियर चेंज हुआ था। और बाकी आपको मतलब एज अ माँ के तौर पे जब बच्चों की तरफ से डेली कुछ ऐसा मतलब एक बातचीत सबसे होती थी? पहले तो ये पत्नी के लिए, एक हाउस वाइफ जो कभी हाँ बाहर ना निकली हो, हाँ उसके लिए तो समस्याओं वाला काम था कि मुझे किस किस को फेस करना है। मेरे को मोहल्ले पड़ोस के साथ, मेरे को परिवार को, मेरे को बच्चों को संभालना है और रिश्तेदारों को जवाब देना है। हाँ और उसके साथ फिर मेरे जो पुलिस को भी कोऑर्डिनेट करना है, वकीलों से मिलना है, जो हमारा का केस देख रहे हैं उन सब से मिलना है। तो इस सब में मेरी स्थिति तो बहुत गंभीर थी। गंभीर थी, मतलब बहुत अजीब लगता था कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो रिश्ते बच्चे इतने छोटे छोटे और आप इतना सब चीजें मैनेज कर रहे थे उस समय? इतना सब मैनेज कर रहे थे। परिवार का साथ था, सहयोग था। हमारे एक जेठ जेठानी हैं, वो साथ में ही रहते थे, उनके बच्चे भी, उन्होंने काफी सपोर्ट मतलब किया। परिवार का सपोर्ट था मेन, सपोर्ट था मैन। बाकी और जो थे उनका नहीं था। हाँ, शुरू में तो वो भी नहीं था, बाकी हाँ फिर केस के लिए फिर सब लोग हो गए सक्रिय, तो सहयोग बना परिवार में। बाकी तो सब परिवार के लोग तो फिर कैलाश जी के उससे ही हाँ। बाद में ही चेंज हुआ था। जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी आए तो उसके बाद में फिर हाँ, लोगों के मन लोगों में की छवि चेंज हो मानसिकता गई। चेंज हो गई। आप जेल वगैरह गए थे कभी मिलने की? नहीं गए? हर महीने जाना पड़ता था। हैं? हाँ, मुंबई? मुंबई, नासिक जाती थी मैं परिवार के लोग के साथ में। कभी भाई को लेके, कभी भतीजे को लेके, कभी जेठ जी जाते, कभी नंदोई, ऐसे सब लोग साथ में। तो एक वो बच्चे को छोटा था, हाँ ये 2 साल का था, हाँ सूर्यांश, उसको साथ में लेके जाती। तो उसके साथ ये कि मतलब वो छोटा बच्चा है, जब मैं पहली बार लेके गई तो उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था हाँ कि मम्मी ये कहाँ आ गए हम, पापा वहां खड़े हुए हैं, जैसे जाली लगी हुई है, कांच के अंदर से बात हो रही है। तो वो बहुत रोने लगा जोर जोर से। हाँ अब रोने की स्थिति तो हमारी थी कि हम पहली बार मैं मिलने गई हूँ हाँ 10-12 दिन बाद, तो फिर स्थिति मेरी भी खराब थी। पर वो बच्चा खुद रो के बोल रहा, नहीं पापा को बाहर बुलाओ, पापा को बाहर लाओ, मम्मी क्या हो रहा है, पापा हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत दर्दनाक स्थिति थी। तो उसके बाद में फिर जब जेल आप जाते थे तो वो किस मतलब क्या रीजन से जाते थे? मतलब नॉर्मली ऐसे मिलने, सिर्फ मिलने? एक तो मिलने हाँ कि उनको भी यहाँ की जानकारी, हाँ क्योंकि कोई साधन नहीं था, हाँ फोन पे बात बहुत ऐसा लगता नहीं था कि बात हो हाँ जाएगी। तो परिवार की स्थिति, रोज का, इनके बिजनेस की, हाँ बिजनेस इतना फैला रखा था क्योंकि प्रॉपर्टी के काम करते थे, बहुत उलझे हुए केस। मतलब उस टाइम पे प्रॉपर्टी में भी उठाव का समय था, मतलब हाँ इतना चल रहा था अच्छा कि उसका तो हम लोग ने मतलब जो 3 साल में कम से कम 10-12 साल का लॉस किया है। हाँ तो वो सब समझना, फिर अलग अलग प्रॉपर्टियां रेंट पर दे रखी हैं, कहीं से फाइनेंस करा रखे हैं, लोन भरना है। तो घर के जो मेन मुखिया है वही नहीं है, तो आप पे कितना तो फिर प्रेशर आया होगा मुझे उस तो समय? ऐसे कि अब मैं बच्चे संभालने में ही थी घर में। हाँ उस समय तो कुछ बाहर का रहती नहीं थी जानकारी हाँ कि इनको ही देखना है कि केस मतलब क्या लेन देन चल रहा है, प्रॉपर्टी का काम कैसा चल रहा है, वो सबसे मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे तो घर संभालना, बच्चे संभालना, यही सोच के बैठी हुई थी। आपके मन में कभी ना कभी ऐसा गलत थॉट तो आते होंगे कि क्या होगा, अब कैसे मैनेज होगा? हाँ, बहुत सारे। अपन तो फिर भी सोचते थे और इनसे मिलने के बाद ये विश्वास तो बहुत बढ़ाते थे, कॉन्फिडेंस लेवल की, नहीं अपन को खड़े रहना है। कुछ ईश्वर ने कुछ अच्छे के लिए किया है, हाँ जो भी किया है अच्छे के लिए किया है, और ईश्वर पे भरोसा रखो, कभी गलत नहीं होगा। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं करा है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तो अच्छा ही होगा। इतने पूरे ड्यूरेशन में 3 साल के जब इतनी सारी चीजें हुई तो आपने क्या चीज ज्यादा सीखी, कुछ लाइफ से सीखा होगा? बहुत सारा सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, हाँ क्योंकि घर से बाहर निकलना है तो हाँ लोगों से बात करना, लोगों से कुछ संपर्क में आने के बाद सीखना कि कैसे लोगों का बिहेवियर जब बदलता है और हाँ फिर बाद में चेंज होता चेंज है, होता वो है। सब देखने में आया।
और फिर आगे बढ़े, फिर जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो गए तो बच्चों का भी फीस देखना है, स्कूल देखना, पीटीएम अटेंड करना, उनकी फीस की व्यवस्था करना, वो सब भी मैनेज करना, फिर स्कूल टीचरों से बात करना, वो सब भी तो बहुत सारी अंकल जिम्मेदारियां बढ़ जब गई थी। 3 साल बाद आए घर, तो ये सब चीजें आपको बताते थे कि यार मेरे साथ जेल में ऐसा ऐसा हुआ था? अब उन्होंने भी बताई, और फिर हम मंथली जाते थे तो कुछ ना कुछ पूछ के आते थे, भले ही हम करते थे 10-10 15-15 मिनट बात। हाँ तो वहां पर भी बहुत कुछ स्थितियां तो ये कर देते थे। फिर कुछ समय बाद लेटर हो गया था, हाँ तो फिर वो हम वीकली हमारे लेटर चलते थे कि एक लेटर मैं लिखती थी, एक हफ्ते में आता था, फिर एक लेटर इनका जाता था। तो पारिवारिक स्थिति और वहाँ की स्थिति हमको जानकारी रहती थी थोड़ी। कुछ इनको लगता था कि नहीं बताना है, वो नहीं बताते थे। हाँ, मतलब जो सीरियस बातें रहती घटनाएं, होगी, हाँ, हाँ, इनके साथ कि आपको अगर बता दिया तो हो सकता है ये टूट तो जाएगी। टूट जाएगी। वो वहां रह के भी वो आत्मसम्मान बढ़ाते थे कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखो, बढ़िया, कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मतलब। हाँ, विश्वास नहीं तोड़ना, मतलब आत्मविश्वास अपना जम के पकड़ के रखो। अभी जो आपके उस समय जो 3 बच्चे हैं अभी, वो उस समय अभी अभी कितने साल के हो गए? अभी तो 2 बेटों की शादियां भी हो गई हैं, 2 बहुएं हैं घर में, हाँ, और एक छोटा बेटा अभी 12th करने के बाद अभी कुछ इवेंट वगैरह करने लगा है। तो बड़े हो गए हैं बच्चे तो, खैर 17-18 साल हो गए हैं केस को। पर अब ये तीनों बच्चों में आपको ऐसा लगता है किसी को ज्यादा फेस करने को मिला हुआ है, तो कोई बच्चा आके आपको बड़ा बोलता बेटा, होगा, बोलता था? बड़े बेटे को ज्यादा, क्योंकि उसका स्थिति ऐसी थी, ना समझ सकता था ना नहीं। 10 साल की एज में बच्चे का जब बढ़ने का ही समय था, हाँ, तो उसने सबसे ज्यादा फेस किया। उसको लोगों का सामना करना पड़ा कि कई लोग पूछते भी थे, बेटा पापा क्योंकि हाँ, कहाँ है। लोगों का तो काम रहता है कि भैया वो पोक करना कि ऐसा, अरे इसके पापा तो ऐसा करके ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हाँ, लोग। बोलते थे ना कि तेरे पापा ने तो कुछ गलत किया है, तेरे पापा तो जेल में, क्योंकि कभी न्यूज में, कभी पेपर में, कोई फ्रेंड हाँ सर्कल में मालूम चल ही हाँ, जाता है ना। तो बहुत ऐसा हो गया था कि कुछ ज्यादा नहीं समझता था। बीच वाला बेटा, छोटा तो फिर था ही छोटा, हाँ। वो तो समझता ही था फिर कि अब तो पापा आ जाएंगे। पर ये विश्वास हमने उनको जगा के रखा था कि जल्दी ही आ जाएंगे। उनसे भी लेटर लिखवाती थी, कभी उनको भी मिलने ले जाती थी कि नहीं, आ जाएंगे पापा, कुछ ऐसा गलत नहीं है।